नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और यहाँ पर मैंने आपके साथ घटना सार की करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके टोटल 9th पार्ट आ चुके हैं। 9th पार्ट में हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर को डिस्कस किया था। आज बचे हुए इंटरनेशनल करंट अफेयर को पार्ट 10th में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस सीरीज की खास बात यह है कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होने की वजह से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इस बुक का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले करंट अफेयर को। तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन किया गया है। तो किस किस ने मिलकर बनाई है? इंडिया ने, यूएसए ने, साउथ कोरिया ने मतलब दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपियन संघ ने मतलब यूरोपियन यूनियन ने मिलकर क्या बनाया है? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन किया है। अब इस अलायंस के लिए कन्वेंशन हुई थी, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन। कहाँ पे हुई थी? सेंट डियागो शहर, यूएसए का एक शहर है सेंट डियागो, वहाँ पे कौन सी कन्वेंशन हुई? बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन। और इसकी उत्पत्ति हुई बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की, और इन सारे कंट्रीज ने मिलकर बनाई थी, जिसमें इंडिया भी है। तो हमारे लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली है कि देखो, ये सेंट डियागो शहर है, ये यूएसए का है। इसी के सिमिलर नाम का एक और शहर है सेंट टियागो, ये चिली की कैपिटल है। तो याद रखना है सेंट डियागो में हुई थी, न कि सेंट टियागो में। ठीक है, आगे जानते हैं कि बायोफार्मास्यूटिकल्स होती क्या हैं। तो बायोफार्मास्यूटिकल्स दवाएं हैं जो कि केमिकल दवाओं से डिफरेंट होती हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को फ्लूइड का यूज़ करके दवाओं को बनाया जाता है और बायोटेक्नोलॉजी का यूज भी किया जाता है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था, दवाओं की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। क्योंकि दवाओं के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो कुछ ही कंट्रीज तक सीमित था, मतलब कंसंट्रेटेड था। तो इसकी वजह से दवाओं की क्या हो गई थी? शॉर्टेज हो गई थी। तो हमने क्या किया है? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाई है और कोशिश की है कि इन्हीं से अब दवाएं बनाई जाएं। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 50% तक दवाएं अब बायो फार्मास्यूटिकल से ही बनेंगी। ठीक है, अब इस बेसिकली जो अलायंस का उद्देश्य क्या है कि दवाओं की जो आपूर्ति श्रृंखला है, मतलब सप्लाई चेन की बात कर रहा हूँ, उसमें विविधता लानी है, मतलब डाइवर्सिफाइड करना है और उसे लचीला बनाना है, मतलब रेजिलियंस बनाना है कि अगर कोविड-19 जैसी अगर कोई और महामारी आ जाती है तो ये श्रृंखला टूटे ना, सप्लाई चेन टूटे ना। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन से कंट्री हैं ये याद रखना है और कहाँ पे हुई थी ये याद रखना है। क्लियर? अब बात करते हैं 21 अगले करंट अफेयर पे। 21वीं संग्रीला वार्ता हुई है, मतलब 21st संग्रीला डायलॉग हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि संग्रीला क्या है। तो संग्रीला एक सिंगापुर में होटल है। अब इसके साथ एक और चीज जाननी है कि संग्रीला डायलॉग जो होता है सिंगापुर में, उसी की तर्ज पे भारत देश में एक डायलॉग होता है, उसका नाम है रेसीना डायलॉग। ठीक है, अब ये कहाँ पे होता है? प्रेसिडेंट हाउस के पास हिल्स, एक हिल मतलब पहाड़ी है, रेसीना हिल्स, वहाँ पे संग्रीला डायलॉग की तर्ज पर रेसीना डायलॉग का आयोजित किया जाता है। अब आते हैं अपने करंट अफेयर पे। तो देखिए, संग्रीला डायलॉग कहाँ पे हुआ? 2024 का सिंगापुर में हुआ। इसमें क्या बातें की गई इस डायलॉग में? एशिया पैसिफिक क्षेत्र मतलब एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो भी सिक्योरिटी को लेके इश्यू आ रहे हैं और जो भी चुनौतियां हैं उन पर बातचीत की गई। ठीक है, और इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, बहुत सारे कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यूएसए और चाइना का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें जो सिंगापुर डायलॉग है मतलब संग्रीला डायलॉग है, ये 3 दिन चलता है। तो पहले दिन तो सिंपल ऐसे ही चलता है, मीटिंग वगैरह होती है, बट दूसरे दिन का आयोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या? दूसरे दिन का आयोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं लॉर्ड ऑस्टिन इसका उद्घाटन करते हैं और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे आपको अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनका नाम याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही चीनी रक्षा मंत्री थर्ड डे होता है, उसका उद्घाटन करते हैं। तो चीनी रक्षा मंत्री का नाम भी आपको याद रखना है, डिफेंस मिनिस्टर का, एडमिरल डोंग। ठीक है, अब ये डायलॉग कब स्टार्ट हुआ था ये भी आपको याद रखना है, 2002 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2002 में इस संग्रीला डायलॉग को स्टार्ट किया गया था। इसमें और भी देशों के कंट्री आए थे, इंडोनेशिया के, मालदीव के, फ्रांस के, अन्य देशों के रक्षा मंत्री आए थे। क्लियर? यूक्रेन के राष्ट्रपति भी आए थे। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का प्रतिनिधित्व नहीं था, मतलब भारत इस बार संग्रीला डायलॉग में नहीं गया था। 2008 में हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे 2018 में नरेंद्र मोदी जी, ये पहली बार संग्रीला डायलॉग में गए थे, इतना याद रखना है इसमें। और इंडिया में कौन सा होता है? रेसीना डायलॉग, इसी की तर्ज पर। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। स्लोवेनिया सहित नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है। तो देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो हम जानते हैं इस करंट अफेयर में कि किस किस ने मान्यता दी है। ये एग्जाम में अभी नहीं आएगा,
हमारे एग्जाम में आने वाली बात पे बात करते हैं। देखिए इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है टू स्टेट, दो राज्य समाधान। तो दो राज्य समाधान के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू स्टेट सॉल्यूशन। तो देखिए यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि टू स्टेट सॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो वॉर चल रही है उससे रिलेटेड है। मतलब इजराइल एक अलग देश होना चाहिए, फिलिस्तीन एक अलग देश होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? टू स्टेट सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो यहाँ यही लिखा हुआ है कि इजराइल राज्य के साथ फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र देश के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इजराइल और फिलिस्तीन नेतृत्व के बीच 1993 में एक ऐतिहासिक ओस्लो समझौता हुआ था जिसमें दो राज्य समाधान की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। तो अगर यह पूछा जाए टू स्टेट सॉल्यूशन कब आया था, तो ओस्लो समिट हुआ था, ओस्लो पीस समिट, नॉर्वे की कैपिटल में। ठीक है, नॉर्वे की कैपिटल में हुआ था, वहां पे टू स्टेट सॉल्यूशन आया था। और किससे रिलेटेड है? इजराइल और पैलेस्टीन से। क्लियर? अब देखिए अगर किसी को मान्यता दे दी जाती है राज्य की, तो इससे क्या फायदा होता है कि उन दो कंट्रीज के बीच में एम्बेसी खोली जा सकती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए जा सकते हैं। एम्बेसी मतलब दूतावास खोला जा सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए अभी जब क्या हुआ था कि फिलिस्तीन को राज्य बनाने की मांग चल रही है, क्योंकि अभी तक फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। तो कई कंट्रीज मांग करते हैं कि फिलिस्तीन को भी एक अलग राज्य बना दो, बट इजराइल डोमिनेट करता है, इसलिए अभी तक फिलिस्तीन को राज्य नहीं बनाया गया है। तो यूएन में वोटिंग हुई थी, तो कई सारे देशों ने 143 देशों ने यह कहा था कि फिलिस्तीन को अलग राज्य बना दिया जाए। तो इससे क्या हुआ, जब 143 देशों ने बोला तो फिलिस्तीन इस चीज के लिए क्वालिफाई हो गया कि फ्यूचर में उसे एक अलग राज्य बना दिया जाएगा। बट अभी राज्य नहीं बनाया गया है। ठीक है, राज्य मतलब सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट जब वो बना दिया जाएगा यूएन के अंदर, तो यूएन के अंदर उसको एक सीट मिल जाएगी, यूएन में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा फिलिस्तीन का, ये सारे उसको बेनिफिट मिलने लगेंगे। ठीक है, बट अभी तक फिलिस्तीन को सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, ये आपको याद रखना है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। वन्य जीव अपराध रिपोर्ट। तो वन्य जीव अपराध रिपोर्ट मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट कौन निकालता है? यूएनओडीसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट कौन निकालता है? यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, भूलना नहीं है, ये रिपोर्ट अपने एग्जाम में आ जाती है, तो आपको याद रखना है। अब इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि गैंडों का और देवदार के पेड़ का सबसे ज्यादा इलीगल ट्रेड होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं अवैध व्यापार की बात करूं तो गैंडों का और देवदार के पेड़ का सबसे ज्यादा अवैध व्यापार होता है, इतना आपको याद रखना है। तो दो करंट अफेयर याद हो गए। रिपोर्ट कौन निकालता है, किन किन का अवैध ट्रेड होता है। ठीक है, इसके अलावा इस करंट अफेयर में एक वर्ड लिखा हुआ है यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस के ट्री आपने बहुत सुने होंगे, जिसे सफेदा के पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लकड़ी बहुत काम में आती है, फर्नीचर बनाने वगैरह इन सब में काम में आती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसे इकोलॉजिकल डिजास्टर बोला जाता है इस पेड़ को, और इसी क्वेश्चन को यूपीपीसीएस 2023 में शायद पूछा भी गया है कि किस पेड़ को इकोलॉजिकल डिजास्टर बोला जाता है। तो यूकेलिप्टस के ट्री को इकोलॉजिकल डिजास्टर बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इस पेड़ में क्या करता है कि जमीन से पानी को बहुत जल्दी जल्दी खींचता है, तो और पेड़ों के लिए पानी बचता नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इकोलॉजिकल डिजास्टर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। फोर्ब्स की एक सूची आई है 30 अंडर 30 एशिया सूची। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 30 अंडर 30 एशिया सूची कौन निकालता है? फोर्ब्स निकालता है। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं इस सूची में? युवा उद्यमी मतलब यंग एंटरप्रेन्योरशिप, पॉलिटिशियंस शामिल होते हैं। ठीक है, अब इंडिया के कुछ लोग इसमें शामिल हुए, जैसे अर्चित बंसल और राघव अरोड़ा। इनका नाम याद रखना है, अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा का, और इनकी कंपनी का नाम क्या है? स्टैटिक इंडिया कंपनी। दूसरी एक और है भाग्यश्री जैन। भाग्यश्री जैन भी शामिल हुई, डिस्पोजल कंपनी के संस्थापक हैं। तो नाम क्या याद रखना है? अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा। ठीक है, तो आपको याद रखे होंगे ये तीनों नाम कि 30 अंडर 30 एशिया सूची फोर्ब्स की में टॉप 30 में इंडिया के 3 लोग हैं, एक अक्षित बंसल, राघव अरोड़ा स्टैटिक इंडिया से, स्टैटिक इंडिया इनकी कंपनी है, और भाग्यश्री 29 नंबर पे है, डिस्पोजल कंपनी की संस्थापक है, मतलब फाउंडर है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, और किस किस कैटेगरी में ये आप रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। उद्योग, निर्माण और ऊर्जा में कौन है? अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा, और सोशल इंपैक्ट या सामाजिक प्रभाव में कौन है? भाग्यश्री जैन। ठीक है, कंपनी का नाम याद रखना, क्योंकि कंपनी का नाम कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। हम नाम तो याद कर लेते हैं कौन सा बंदा है, बट हम क्या करते हैं कि कंपनी का नाम भूल जाते हैं। तो स्टैटिक इंडिया और डिस्पोजल कंपनी। क्लियर, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। 50 अमीर देशों की सूची आई है, तो वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी, अमीर देशों की, शहरों की सूची आई है। ठीक है,
मतलब वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट आई है। तो कौन निकालता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे धनी शहर कौन सा है। तो न्यूयॉर्क यूएसए का सबसे धनी शहर है, ये याद रखना है, ठीक है। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो सबसे धनी शहर कौन सा है, तो इंडिया में मुंबई सबसे धनी शहर है। और कौन से नंबर पे आता है, 24वें नंबर पे, ठीक है। न्यूयॉर्क फर्स्ट नंबर पे है, मुंबई हमारा 24वें नंबर पे है, और दिल्ली कौन से नंबर पे आता है, 50वें नंबर पे, और दूसरा सबसे मेगा शहर है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। और दिल्ली की रैंक क्या है, 37वें नंबर पे है, ठीक है। क्लियर। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। तो देखो एक और चीज देख लीजिए कि सबसे अमीर शहरों में न्यूयॉर्क शहर, बेरिया शहर और टोक्यो शहर, ये 3 टॉप पर हैं। इतना हम याद रखेंगे। क्लियर। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। स्वीडन नाटो का 32वां देश बना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है इसी लाइन में, नाटो का 32वां देश कौन सा बना है, तो नाटो का 32वां देश कौन सा बना है, इसी लाइन में 2 करंट अफेयर हैं। पहला 32वां देश स्वीडन बना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए स्वीडन नाटो का कौन से नंबर का देश बना है, तो 32वें नंबर का। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, अभी बताता हूं क्यों। और देखिए 31वें नंबर का भी आपको पता होना चाहिए। 31वें नंबर का फिनलैंड बना है, 32वें नंबर का स्वीडन बना है, ठीक है। अब नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए नाटो का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको कमेंट करके बताना है। और अगर मैं बात करूं रिसेंटली नाटो के हेड चेंज हुए हैं, तो उनके हेड का नाम भी आपको याद रखना है। इन दोनों चीज़ों को आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए फिनलैंड कौन से नंबर का बना है, 31 नंबर का, और 2023 में बना था। और स्वीडन 32वें नंबर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए नाटो की मैकेनिज्म आप जान लीजिए। देखिए नाटो का जो चार्टर है उसके अंदर आर्टिकल 5 है, उसमें बात की गई है कलेक्टिव डिफेंस की। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब ये होता है कि नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं, 32 मेंबर हैं, अगर उनमें से किसी एक पे भी अटैक करेगा कोई कंट्री, तो नाटो के सारे कंट्री पे अटैक माना जाएगा और वो कलेक्टिवली मिलके उस दूसरे कंट्री पे अटैक करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव डिफेंस बोलते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सारे कंट्री नाटो में मिलना चाहते हैं। तो टोटल अब 32 कंट्री मिल चुके हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिए नाटो के महासचिव भी रिसेंटली बने हैं, उनका नाम आपको बताना है। क्लियर। आगे चलो। अब देखिए आपको ध्यान ये रखना है, ये चीज न्यूज में आ सकती है, बहुत वायरल थी कि जब स्वीडन नाटो में शामिल होना चाहता था तो कौन कंट्री अपोज कर रहा था, तो सबसे ज्यादा बुरी तरीके से अपोज कर रहा था टर्की। टर्की इतना बुरी तरीके से अपोज कर रहा था, इसकी वजह से स्वीडन का जो नाटो में जुड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। बट फाइनली टर्की को डिप्लोमेटिक रिलेशन से यूएसए ने मना लिया था और फिर स्वीडन को इंक्लूड कर लिया गया था, ठीक है। तो नाटो में टोटल कितने मेंबर हो गए, 32। ये भी आपको याद रखना है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल कहां मिला है, मतलब ब्लू होल की बात आ रही है, सबसे डीप मतलब सबसे गहराई में ब्लू होल कहां मिला है, तो मैक्सिको में मिला है। कहां पे, मैक्सिको की युक्टान प्रायद्वीप में, मतलब युक्टान जो पेनिनसुला है वहां पे मिला है। और युक्टान पेनिनसुला की चेतुमल बे मतलब चेतुमल खाड़ी में मिला है। इस होल का नाम क्या है, तामजा ब्लू होल। याद रखना तामजा ब्लू होल कहां मिला है, मैक्सिको की युक्टान प्रायद्वीप मतलब युक्टान चैनल के पास मिला है, याद रखेंगे। और चेतुमल खाड़ी कहां पे है, ये भी मैक्सिको के पास है। क्लियर। इससे पहले बड़ा होल कौन सा हुआ करता था, साउथ चाइना सी में हुआ करता था, जिसको कि ड्रैगन होल के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है। बट अब जो बड़ा हो गया उसको याद रखेंगे, साउथ चाइना सी के होल को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ब्लू होल क्या होते हैं, तो देखिए ब्लू होल ऐसे सिंक होल होते हैं, समुद्र के अंदर ऐसे सिंक होल होते हैं कि जब मान लो समुद्र में कोई चट्टान है, धीरे धीरे करके उसका इरोजन हुआ और वो चट्टान ढह गई, गिर गई, और वहां पे एक बड़ा सा होल बन जाता है, इसी को हम ब्लू होल बोलते हैं। यहां पे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करूं तो कौन सा ऐसा गोल है जो लाइफ बिलो वाटर बात करता है, मतलब जमीन के नीचे जिंदगी के बारे में बात कौन सा एसडीजी करता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्योंकि ब्लू होल कहां पे है, समुद्र के नीचे मिले हैं, तो लाइफ बिलो वाटर एसडीजी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। क्लियर। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। मोदी जी कहां पे गए, भूटान की यात्रा पे गए। भूटान की कैपिटल थिम्पू, ठीक है। और बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए, तो हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें एग्रीमेंट। बस 2-3 चीजें जो मुझे इससे रिलेटेड याद आती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक है प्रोजेक्ट दंतक। प्रोजेक्ट क्या है, दंतक, ये आपको याद रखना है। ये 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था, स्पेशली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, कि भूटान में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए। तो प्रोजेक्ट दंतक किससे रिलेटेड है, भूटान से रिलेटेड है। इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था, स्पेशली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। क्लियर। इसके साथ ही साथ एक और चीज जानिए कि मोदी जी जब भूटान गए तो उनको वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लैपलो, ठीक है।
तो ये किसको मिला? मोदी जी को मिला। इसके साथ ही साथ अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि रसिया का सर्वोच्च सम्मान भी मिल गया है। तो यहाँ पे एक और चीज जानने वाली है, देखिए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी अभी किसी और को मिला है, बट वो मोदी जी को नहीं मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जहां तक है सर्वोच्च सम्मान अभी मोदी जी को बहुत मिल गए हैं, बट अब फ्रांस का भी रिसेंटली किसको मिला है आप कमेंट करके बताइए। क्लियर? एक और चीज जानिए भूटान से रिलेटेड। इंडिया भूटान में एक सिटी को डेवलप करने की बात कर रहा है, गलेपू सिटी। मतलब भूटान ने ही कहा था, इंडिया के पास आया था कि हमारे यहाँ भी एक हाईटेक सिटी डेवलप कर दो, तो वो सिटी का नाम क्या है? गलेपू सिटी। तो पूछा जाए गलेपू सिटी कहाँ पे है? भूटान में है। क्लियर? तो भूटान से रिलेटेड इतना आप याद रखेंगे। और कब गए थे? मार्च के आसपास गए थे, इतना और याद रख लीजिए। आगे चलते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो देखिए कोई भी इंडेक्स हम पढ़ेंगे तो उसमें इंडिया की रैंक पढ़ेंगे, टॉप में कौन था, लास्ट में कौन था, और ये रैंक कौन निकालता है। वैसे मैंने रैंकिंग से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसे आप एक बार अच्छे से देख लेना, आपको सारी रैंकिंग याद हो जाएगी। मैंने सीक्वेंस में कराया है, अगर आप लोग कहोगे तो उसे मैं पिन कर दूंगा, उसे आप जरूर देख लेना। ठीक है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन निकालता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, मतलब सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है। याद रखना कौन निकालता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिनलैंड ने टॉप किया है और अफगानिस्तान सबसे नीचे है। हमारा प्यारा भारत 126 रैंक, ज्यादा खुशी नहीं है, मतलब बहुत बेकार रैंक है इंडिया की। ठीक है? हैप्पीनेस इंडेक्स में तो बस फिनलैंड याद रखना है फर्स्ट, अफगानिस्तान लास्ट, इंडिया की रैंक 126। इवन हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति भी हमसे अच्छी है, हमारी रैंक तो बहुत बेकार है। बट ये कई बार इंडेक्स बहुत ज़्यादा बाइस्ड होते हैं, कम मतलब सैंपल यूज़ किया जाता है इनको निकालने में, तो इन पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं करती है इंडिया। ठीक है? अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए फिनलैंड है, यही वही चीज़ें लिखी हुई हैं, अफगानिस्तान लास्ट है। तो देखिए हाँ, इसमें एक और चीज ध्यान रखिए, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है उसमें कितने इंडिकेटर्स हैं? 6 इंडिकेटर्स हैं। ये 6 इंडिकेटर्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार इंडिकेटर्स भी पूछे जाते हैं। तो पहला इंडिकेटर क्या है? पर व्यक्ति जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी। ठीक है? दूसरा सामाजिक समर्थन, मतलब सोशल सपोर्ट, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। तीसरा, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं, उदारता लिबरल की बात कर रहे हैं, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम टू क्रिएट लाइफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है? और छठवां क्या है? भ्रष्टाचार पर धारणा, मतलब परसेप्शन अबाउट करप्शन। तो ये 6 इंडिकेटर के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जिसके बेसिस पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है। इंडिया की रैंक कितनी? 126। याद रखना है। लाई चिंग-ते ताइवान के नए राष्ट्रपति। याद रखना ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाई चिंग-ते। ठीक है? अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो ताइवान है, ताइवान साउथ चाइना सी में है कि ईस्ट चाइना सी में है? ताइवान एक आइलैंड है। ठीक है? और ये आइलैंड किस सी में है ये आपको बताना है, ईस्ट चाइना सी में है कि साउथ चाइना सी में? और ताइवान को चाइना से कौन सी स्टेट अलग करती है ये भी नाम आपको बताना है। ठीक है? एक चीज मैं बता देता हूं, ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपाई सिटी। ठीक है? आगे चलते हैं। एक और चीज आप जान लीजिए इसमें ताइवान से रिलेटेड, ताइवान कहाँ पे है? आपको मैंने बताया पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड कंट्री है, स्पेशली पैसिफिक ओशन का पार्ट ये साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी। ठीक है? तो ये एक आइलैंड कंट्री है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये चाइना से 160 किलोमीटर दूर है और चीन इसे क्या बुलाता है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट बुलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए चाइना का ऑफिशियल नाम क्या है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ताइवान का ऑफिशियल नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। कई बार ये भी नाम लिखा आ जाता है, तो आपको याद रखना है चाइना का रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना का ऑफिशियल नाम क्या है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है? अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024, मतलब ट्रेवल इंडेक्स में, ट्रेवल एंड डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है और ये कौन निकालता है? ठीक है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है और इंडिया की रैंक क्या है? 39 है। इंडिया की रैंक 39 है 2024 में, और 2021 में कितनी थी? 54 थी। इसका मतलब हमारी ट्रेवल इंडेक्स में रैंक इंप्रूव हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोई भी इंडेक्स निकालता है उसको आपको याद रखना है, प्री और मेंस दोनों में यूज किया जा सकता है। ठीक है? और इसमें टॉप किसने किया है? अमेरिका ने। तो अमेरिका ने टॉप किया है, इंडिया की रैंक है 39 और पिछले साल के कंपेरिजन में इंप्रूव हुई है। पिछले साल कितनी थी? मतलब 2021 में 54 रैंक थी। ठीक है? इतना याद रखेंगे। अगर मैं टॉप 3 की बात करूं तो अमेरिका के बाद स्पेन और जापान का नंबर आता है। क्लियर? तो देखिए यही लिखा हुआ है, अमेरिका, स्पेन, जापान, और सबसे लास्ट में क्या है? मालावी है ट्रेवल में। तो कैसे याद रखोगे? मालावी के पास माल नहीं है, माल मतलब पैसा नहीं है, तो लोग वहां घूमने नहीं जाते हैं।
ठीक है। इंडिया की रैंक 39, भूलना नहीं है। कैसे याद रखोगे इंडिया की रैंक? ट्रैवल करने गए हम 3 त्रिक 9, 3 बार घूमने गए, ठीक है, कहीं भी गए 3 बार घूमने गए, 3 त्रिक 9, 3 और 9 की डिजिट है। क्लियर। अगले करंट अफेयर पे, यूरोपियन संघ ने दुनिया के पहले एआई कानून को मंजूरी दी। तो देखिए इसी लाइन में करंट अफेयर छिपा हुआ है कि अगर पूछा जाए एआई कानून पहला देश किसने बनाया है? यूरोपियन यूनियन ने बनाया है, यूएसए ने बनाया है, चाइना ने बनाया है, अफ्रीकन यूनियन ने बनाया है। तो किसने बनाया है? यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है। अब इस कानून को कब मंजूरी दी गई? 15 जून को, 15 जून 2024 को। अब इस कानून से होगा क्या? यूरोप में इनोवेशन प्रमोट होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, तो ये सब चीज़ें होंगी। बस आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि यूरोपियन यूनियन ने ऐसा कानून बनाया है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। डेंगू का नया टीका आया है जिसको WHO ने मंजूरी दे दी है। टीका मतलब वैक्सीन की बात कर रहा हूं मैं। इसका नाम क्या है? TAK-003। याद रखना, अगर ये पूछा जाए TAK-003 किसकी वैक्सीन है, तो डेंगू की। तो देखो जो भी करंट अफेयर पढ़ो पहले लाइन पूरी पढ़ो, उसको क्वेश्चन मार्क करो कि किसका टीका है, क्या नाम है उसका, किसने मंजूरी दी। तो ये सिंपल क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। यही तरीका होता है पढ़ने का, तो पहले पढ़ने का तरीका जानना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। TAK-003 जो कि डेंगू की वैक्सीन है, इसका नाम क्या है? एक और नाम है क्यूडेंगा, ठीक है। और इसको किसने बनाया है? टोकेडा कंपनी ने बनाया है, टाकेडा कंपनी ने बनाया है। और ये बेसिकली जो वैक्सीन है वो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस से बनी हुई है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है ये, ठीक है। और इसमें बेसिकली 2 बार खुराक दी जाती है, 2 बार इंजेक्शन दिया जाता है, और ये 4 प्रकार के डेंगू से रक्षा करता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब डेंगू के कितने टाइप्स होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। आगे चलते हैं। ये 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है, और दोनों जो वैक्सीन दी जाती हैं उनके बीच में 2 महीने का अंतर रखा जाता है। तो इतना डिटेल नहीं जानना, टोकेडा याद रखना है, और क्यूडेंगा इसका नाम है, टाकेडा कंपनी है, लाइव एटेन्यूएटेड है, याद रखना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2023 में आया था, इसलिए कि किस टाइप की वैक्सीन है, तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है ये, ठीक है। अगला करंट अफेयर, यूएई ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा स्टार्ट किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा किसने स्टार्ट किया है? यूएई ने। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। तो यही याद रखना है, कंट्री के नाम सबसे पहले इंटरनेशनल करंट अफेयर में याद रखने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 10 वर्षीय रेजिडेंस वीजा किन किन को दिया जाएगा? जिन्होंने एनवायरमेंट के डेवलपमेंट में अच्छा काम किया होगा, उसके प्रोटेक्शन में, उसके कंजर्वेशन में, उन्हीं लोगों को यूएई ने कहा है कि हमारे यहाँ आइए और 10 साल रह के जाइए, ठीक है। और यूएई ने एक और चीज की है, 2023-24 को ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी घोषित किया है क्या? तो अगर पूछा जाए ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी किसको घोषित किया गया है, तो यूएई को घोषित किया गया है। देखिए इस साल यूएई इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपको बताऊंगा आगे चल के क्यों। तो यूएई से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पढ़ो आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं कि ये जो जैसे मैंने अभी बताया कि 10 ईयर का जो ब्लू वीज़ा दिया गया है, अगर किसी ने ओशन को प्रोटेक्ट करने में, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, मतलब कुल मिला के ऐसी चीज़ें जो ग्रीन हैं, उनको ग्रीन चीज़ों को प्रमोट करने में कोई भी काम किया है, उनको 10 ईयर का ब्लू वीज़ा कौन देगा? यूएई देगा, ठीक है। अगला करंट अफेयर, यूरोपियन यूनियन ने पहला कानून बनाया है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए। तो अगर पूछा जाए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए कानून रिसेंटली किसने बनाया है? यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। सारे कंट्री ने, यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्री, सब ने हाँ भरी कि ऐसा कानून होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में 2 कानून पढ़ लिए, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एक वुमेन के साथ जो वायलेंस होता है उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया है, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 से 5 वर्ष तक, 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। कई बार इतनी छोटी सी डिटेल पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एटलीस्ट एक सरसरी निगाह से रीडिंग जरूर ले लेनी चाहिए। आगे चलते हैं। विश्व प्रवासन रिपोर्ट मतलब वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कौन निकालता है? IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन निकालता है ये सबसे पहले आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट में क्या बात की गई कि रेमिटांसेज इंडिया में सबसे ज्यादा आए। सब जितने भी रेमिटांसेज मतलब हमारे देश के लोग जो बाहर जाके काम करते हैं और अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? रेमिटांसेज बोलेंगे। तो इंडिया में सबसे ज्यादा आए 2022 में, कितने? $111 बिलियन, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं कि अगर बात करें, भारत से अनुमानित 1.8 करोड़ लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी है, मतलब इंटरनेशनल माइग्रेंट हैं जो 1.8 करोड़ लोग हैं जो विदेशों में काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ काम करते हैं? यूएई में, ये याद रखना है। हमारे यहाँ से जो लोग काम करने बाहर जाते हैं उन्हें इंटरनेशनल माइग्रेंट बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं काम करने वाले लोग? यूएई में जाते हैं, यूएई में। तो अभी मैंने आपको बताया यूएई इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सेकेंड नंबर पर यूएसए पे जाते हैं, थर्ड नंबर पर सऊदी अरेबिया में जाते हैं, ठीक है।
और ये तीनों का सीक्वेंस आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा रेमिटांसेस किस कंट्री में आते हैं, तो इंडिया में। सेकंड नंबर पे मैक्सिको है, थर्ड नंबर पे चाइना है। सेकंड थर्ड में आप कंफ्यूज हो सकते हो, फर्स्ट अधिकतर लोगों को याद रहता है, तो मैक्सिको सेकंड नंबर पे, चाइना थर्ड पे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 2015 से अगर मैं कंपैरिजन करूं, आज 2022 है, तो हमारे यहाँ रेमिटांसेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, उनमें वृद्धि हो रही है, तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। नाइजीरिया ने क्या किया है, मेनिंजाइटिस का टीका बना लिया है, टीका मतलब वैक्सीन बना ली है, और दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन, नाइजीरिया। अब नाइजीरिया से मुझे एक चीज याद आई, क्या आप बताइए, नाइजीरिया लैंडलॉक्ड है कि कोस्टल स्टेट है, मतलब उसकी बाउंड्री किसी समुद्र में ओपन होती है? हाँ, नाइजीरिया की ओपन होती है, नाइजर की नहीं होती। नाइजर एक लैंडलॉक कंट्री है और नाइजीरिया क्या है, एक कोस्टल कंट्री है, मतलब अटलांटिक ओशन में उसकी बाउंड्री खुलती है, ठीक है। अब इस वैक्सीन का नाम क्या है, मैन 5CV, तो नाम से ही आप पता कर लोगे, एम से मेनिंजाइटिस और मैन 5CV क्या है, मेनिंजाइटिस की वैक्सीन है। किसने बनाई है, ये इंपॉर्टेंट है, नाइजीरिया ने, याद रखना है, पहला देश बना है इसलिए, ठीक है। और ये मेनिंजाइटिस के 5 स्ट्रेन्स होते हैं, उन सबसे सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, क्लियर। और इसके लिए पैसा कहाँ से आया नाइजीरिया के पास, तो गावी ने दिया, एक ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन है, उसने मतलब ग्लोबली एक अलायंस बनी हुई है, उसने पैसा प्रोवाइड किया, ठीक है। अब मेनिंजाइटिस क्या होता है, हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की जो मतलब झिल्लियां होती हैं, उनमें सूजन पैदा कर देता है, हमारी मतलब रीढ़ की हड्डी में और मस्तिष्क में, ठीक है। और जो मेनिंजाइटिस है वो वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी, प्रोटोजोआ, इन सब से हो सकता है, बट बैक्टीरियल वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, आपको इतना याद रखना है। और WHO ने क्या लक्ष्य रखा है कि मेनिंजाइटिस को हम 2030 तक खत्म कर देंगे, तो इतने फैक्ट आपको इतने सारे याद रखने हैं, ठीक है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट सेफ्टी चार्टर, मतलब पेशेंट को राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके लिए एक चार्टर लागू किया है, शुभारंभ किया है किसने, WHO ने, पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर, ठीक है। और ये कब लागू हुआ, ये देखिए, 6 ग्लोबल मिनिस्ट्रियल समिट ऑन पेशेंट सेफ्टी, कहाँ पे हुई, सैंटियागो में। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था, सैन डियागो अलग है, सैंटियागो अलग है। सैंटियागो चिली का सिटी है और सैन डियागो क्या है, USA का सिटी है। सैन डियागो मतलब जो USA का सिटी है, वहां पे बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस को लेकर समिट हुई थी। सैंटियागो में किसको लेके, पेशेंट सेफ्टी चार्टर, पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर को लेकर सबमिट हुई थी, ठीक है। चिली की कैपिटल है। अब चिली की बात ही आ गई है, तो चिली का सबको पता है, अटाकामा डेजर्ट है। अब अटाकामा डेजर्ट है, बहुत ड्राइएस्ट है। तो अगर मैं बात करूं, चिली में एक प्लेस है जो सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट है, उसका नाम आप याद रख लीजिए, अरिका। ARICK, एक सिटी है चिली का जो सबसे ज़्यादा, मतलब सिटी मान लो, जगह मान लो, सबसे ज़्यादा ड्राई है, ठीक है। ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है, अरिका। और अटाकामा डेजर्ट आपको पता लग गया। इसके साथ ही साथ पैसिफिक ओशन में चिली का एक आइलैंड है, ईस्टर्न आइलैंड, EASTERN, ईस्टर्न आइलैंड, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए, पेशेंट सेफ्टी राइट चार्टर से क्या होगा, मरीजों को अधिकार मिलेगा, जो भी हेल्थ को लेके पॉलिसीज बनाएंगे कंट्री, वो पेशेंट सेंट्रिक होंगी, मतलब डॉक्टर सेंट्रिक नहीं होंगी, नर्स सेंट्रिक नहीं होंगी, पेशेंट सेंट्रिक पॉलिसी बनेंगी। और जो भी कानून बनाएंगी उनमें पेशेंट का ध्यान रखा जाएगा, ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो WHO ने पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर निकाला है, क्लियर। आगे चलते हैं। एक और चीज देखिए, एक योजना चलाई थी WHO ने कि रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई और वैश्विक रोगी सुरक्षा कार्य योजना, तो ये स्कीम 2021 से 30 तक चलाई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, टारगेट इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा याद रखिए, क्योंकि टारगेट UPPCS टारगेट से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन पूछ ही लेता है वो, मतलब डेटा फैक्ट वगैरह हमको ध्यान से पढ़ने होते हैं। आगे चलते हैं। विश्व के 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची आई है, तो देखिए 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों में इंडिया का एक टॉप 10 में, उसको याद रखना है, और फर्स्ट कौन है व्यस्त, वो याद रखना है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टॉप 10 में है, और फर्स्ट कौन सा है, एटलांटा, USA का फर्स्ट एटलांटा फर्स्ट है, जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, और IGI अपना नई दिल्ली वाला 10वें नंबर पे है, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट आई है, तो किसने निकाली है, WHO ने निकाली है। अब हेपेटाइटिस क्या है, वायरल डिजीज है, ठीक है ना। और B और C का संक्रमण, मतलब B और C सबसे ज़्यादा इंडिया में मिलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं है, B और C का संक्रमण सबसे ज़्यादा होता है, ये याद रखना है। सबसे ज़्यादा चाइना में मिलते हैं, उसके बाद इंडिया में मिलते हैं केसेस B और C के, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि चाइना में सबसे ज़्यादा B और C के मिलते हैं, फिर इंडिया में मिलते हैं दूसरे नंबर पे। अब
पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, लिस्बन एक सिटी, कैपिटल सिटी है, वहाँ पे समिट हुआ हेपेटाइटिस शिखर समिट, और इसमें कहा गया कि 2030 तक हम हेपेटाइटिस को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस क्या होता है कि हमारे जो लीवर है उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। अभी मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि हेपेटाइटिस कौन सी है, वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरल डिजीज है, ये भी याद रखना है। क्लियर, आगे चलते हैं कि हेपेटाइटिस से क्या होता है, हमारे लीवर में स्वेलिंग आ जाती है। अगले करंट अफेयर पे, भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय संस्थानों की क्यूएस रैंकिंग आई है। तो श्रेष्ठ विद्यालयों की क्यूएस रैंकिंग में किस किस को शामिल किया गया है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, इनमें बिजनेस एंड मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं, अकाउंट के इंस्टीट्यूट होते हैं, नर्सिंग के होते हैं, इंजीनियरिंग के होते हैं, ह्यूमैनिटी के होते हैं, एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसमें इंडिया में टॉप किसने किया है, तो जेएनयू ने इंडिया में टॉप किया है, वो 20वें नंबर पर आया है। ठीक है, मतलब जेएनयू ने फर्स्ट नहीं लाया है, मतलब इंडिया की तरफ से जेएनयू ने टॉप किया है और 20वें नंबर पे आया है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कौन सा आईआईटी आया है टॉप पे, तो आईआईटी बॉम्बे आया है। ठीक है, 45 रैंक आई है, जेएनयू की 20 है, आईआईटी बॉम्बे की 45 है। आईआईएम की बात करूं तो आईआईएम बेंगलोर टॉप पे है, बस इतना पता होना चाहिए। आईआईटी बॉम्बे भी याद कर लीजिए, ये बॉम्बे वाला और बेंगलोर वाला टॉप पे है, उधर जेएनयू है। जेएनयू की 20 है जो इंडिया में सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंग। क्लियर, आगे इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। एक एनजीओ है, फ्रांस बेस्ड है, फ्रांस बेस्ड है, ये भी याद रखिए। और कौन निकालता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट 3 मई को निकाली गई। 3 मई को क्यों निकाली जाती है, क्योंकि 3 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब इस रिपोर्ट में इंडिया को कितनी रैंक दी गई, 159, मतलब बहुत बेकार रैंक है। हमारे यहाँ इवन प्रेस की स्वतंत्रता तक नहीं है। और अगर हम इंटरनेट शटडाउन के मामले में बात करें तो इंडिया की फर्स्ट रैंक आती है, मतलब वर्ल्ड में इंटरनेट शटडाउन में इंडिया पहले नंबर पे है, सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन करता है। यही मैंने आपको पिछली सीरीज में भी बताया था घटना सार की, कि इंटरनेट शटडाउन होने से रोजगार बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट। कैसे, कौन सा आर्टिकल है जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होता है, आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी, क्योंकि इसमें बात की गई है प्रोफेशंस की और ट्रेड की, तो इंटरनेट शटडाउन हो जाएगा। आजकल लोग ट्रेड किससे कर रहे हैं, इंटरनेट से कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, बहुत सारे लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। इंटरनेट ही बंद हो गया तो ये एम्प्लॉयमेंट ही खत्म हो जाएगा। तो याद रखना कि आर्टिकल 91 क्लॉज जी में इसके बारे में बात की गई है कि ट्रेड, प्रोफेशंस वगैरह में। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया की रैंक कितनी है, 159, और इंडिया की अति गंभीर स्थिति है, बहुत बेकार स्थिति है इंडिया की। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 2021 में 142 थी, 2022 में 150 थी, और 2023 में कितनी है, 159। तो देखिए इंडिया की रैंक कितनी बेकार है, बेकार होती जा रही है। ठीक है, मतलब इसके हमारे यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता ही नहीं है। क्लियर, यही यहाँ लिखा हुआ है कितनी कितनी रैंक थी, तो हमें 21, 22, 23 याद रख सकते हैं, एक बार जान लेते हैं। ठीक है, बस जान लेना चाहिए, 159 इस समय है। क्लियर, और सबसे बेकार कौन है, अफगानिस्तान, सीरिया, इरिशिया। ठीक है, अफगानिस्तान, सीरिया, इरिशिया, ये 3 कंट्री सबसे बेकार हैं। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेस मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। और नॉर्वे में, नॉर्वे सबसे अच्छा है, वहाँ पे प्रेस का रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है। ठीक है, लास्ट इरिशिया है, हमारा भारत 159 पे। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। विश्व सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट। तो देखिए सिप्री क्या है, एक स्टॉकहोम बेस्ड इंस्टीट्यूट है। स्टॉकहोम कहाँ पे है, स्वीडन की कैपिटल है। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब इसको सिप्री बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये सिप्री एक रिपोर्ट निकालती है विश्व सैन्य खर्च पे, मतलब कौन सा कंट्री डिफेंस पे कितना खर्चा करता है। तो अगर मैं बात करूं तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र कौन सा है हथियारों के मामले में। आयातक मतलब कौन सा कंट्री हथियारों को सबसे ज़्यादा अपने यहाँ इंपोर्ट करता है। तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है, फिर सऊदी अरेबिया, फिर हमारा कतर आता है। यही लिखा हुआ है, पहला इंडिया है, दूसरा सऊदी अरेबिया है और तीसरा कतर है। तो इंपोर्ट के मामले में, आयात के मामले में सबसे बड़ा कंट्री कौन है, हथियारों के आयात के मामले में इंडिया। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा डिफेंस पे खर्च कौन करता है, तो यूएसए करता है, फिर चीन करता है, फिर रूस करता है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, टॉप 3, एक इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर वाला, दूसरा यूएसए, चाइना, रसिया वाला। इसके साथ ही साथ इंडिया खर्च के मामले में, डिफेंस के खर्च के मामले में कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे है। देखिए लिखा है भारत व सऊदी अरबिया इस मामले में क्रम से 4थे व 5वें नंबर पे हैं। तो इंडिया डिफेंस एक्सपेंडिचर के मामले में 4वें नंबर पे है और इंपोर्ट के मामले में 1st नंबर पे है। ठीक है, दोनों रैंक याद रखनी है आपको। आगे चलते हैं।
स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां और पैराग्वे 100वां सदस्य बना। तो आपको 100वां याद रखना है। 100वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य कौन बना है? पैराग्वे। यहीं आपको एक चीज याद आ जानी चाहिए जो कि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया घटनासार की सीरीज में, कि पैराग्वे के साथ आता है उराग्वे। ये दोनों साउथ अमेरिकन कंट्री हैं। तो कौन सा लैंडलॉक्ड है? तो देखिए पैराग्वे लैंडलॉक्ड है, मैं कई बार बता चुका हूं। उराग्वे लैंडलॉक्ड नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे याद रखोगे? मतलब क्यों नहीं है, नहीं कैसे याद रखोगे? देखिए यू आप ऐसे बनाइए, यू ओपन होता है ना, और पी ओपन नहीं होता कहीं भी, पी बंद है बिल्कुल। तो पी बंद है इसलिए लैंडलॉक्ड है, और यू क्या है? ओपन होता है, तो कोस्टल एरिया में ओपन होता है, अटलांटिक ओशन में। ठीक है, तो ऐसे करके आप कंफ्यूजिंग फैक्ट्स को याद रख सकते हैं। तो 100वां देश कौन बना? पैराग्वे बना। अब देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पे है, आपको कमेंट करके बताना है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की उत्पत्ति कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, कई बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, कि 2015 में क्लाइमेट को लेकर समिट हुआ था पेरिस में, जिसे हम क्लाइमेट समिट को क्या बोलते हैं? कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और 21वें नंबर का समिट था। तो कॉप 21 में 2015 में पेरिस में समिट हुआ, और वहां पे फ्रांस के साथ हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था। इतना याद रखना है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक आया है, मतलब वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है। किसने निकाला है? द इकोनॉमिक्स समाचार पत्र ने। ठीक है, ये याद रखना है कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स किसने निकाला है, और इसमें 4 तरह की डेमोक्रेसी के बारे में बात की गई है। पूर्ण लोकतंत्र, खामियों वाला लोकतंत्र, तानाशाही, हाइब्रिड। ठीक है, और इंडिया की रैंक कितनी आई है? इंडिया की रैंक आई है 41, और 2022 में कितनी थी? 46वें स्थान पर थे हम। 2023 में 24 में कौन से स्थान पर आ गए हैं? 41 अंकों पे आ गए हैं। ठीक है, और टॉप में कौन है? नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है। तो टॉप हमें नॉर्वे याद रखना है, न्यूजीलैंड याद रखना है, एनएन याद रख लीजिए। डेमोक्रेसी यहाँ पे अच्छी है, और इंडिया कौन से नंबर पे? 41वें नंबर पे है। बट इंडिया कौन सी सूची में आता है? इन 4 में से, ये 4 कैटेगरी हैं, तो खामियों वाले लोकतंत्र में आता है। किसमें? खामियों वाले लोकतंत्र में इंडिया आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चीन को क्या? चीन की 148 रैंक है, और चीन अथॉरिटेरियन रिजाइम में आता है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे, प्रधानमंत्री मोदी जी की यूएई और कतर की यात्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इस बार यूएई से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। यूएई से रिलेटेड मैंने ऊपर के 2 करंट अफेयर बताए थे, अब ये तीसरा करंट अफेयर यूएई से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि 13 से 15 फरवरी तक कहाँ गए मोदी जी? कहाँ गए? यूएई और कतर गए। ठीक है, तो सबसे पहले यूएई गए, तो यूएई के बारे में बात करते हैं। यूएई में एक समिट हुआ, एहलान मोदी कार्यक्रम हुआ। किसने कराया? वहाँ पे जो माइग्रेंट्स रहते हैं, प्रवासी लोग रहते हैं इंडियन कम्युनिटी के, उन्होंने कराया। और यूएई में और चीज़ हुई, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। यूएई के राष्ट्रपति का नाम लिखा हुआ है, क्या नाम है? अल नहायान। तो बस पूरा नाम आप भूल जाएंगे, तो इतना याद रखिए, अल नहायान यूएई के राष्ट्रपति का नाम। ठीक है, और यूएई के साथ हमने 10 समझौते किए, उसमें से एक समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना नहीं है। एक नहीं, 2 समझौते इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला देखते हैं, घरेलू डेबिट कार्ड को लेकर एक समझौता हुआ, जिसमें रुपए और जयवान को इंटीग्रेट करने की बात की गई। तो इंडिया का रुपए कार्ड और यूएई का जयवान, याद रखना, जयवान कार्ड किसका है? यूएई का। यही क्वेश्चन सीएपीएफ में रिसेंटली पूछा भी गया कि जयवान कार्ड किसका है? यूएई का। ठीक है, और रुपए कार्ड किसका है? इंडिया का। इनको इंटीग्रेट करने की बात की गई। तो जयवान भूलना नहीं है, याद रखना। मतलब जो चीज़ पेपर में आ सकती है वहां मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, तो वो नोट डाउन कर लीजिए। जयवान कहाँ का है? यूएई का। ठीक है, आगे चलते हैं। और इंडिया और यूएई के बीच में द्विपक्षीय निवेश समझौता भी हुआ, मतलब बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी हुई। इससे क्या होगा कि इंडिया में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, मतलब बुनियादी ढांचे को लेके अरबों डॉलर का निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इससे फायदा होगा। तो 2 एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट थे, मैंने बता दिए। एक घरेलू डेबिट कार्ड को लेके इंडिया का रुपए और जयवान यूएई का, और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुई। ठीक है, इसके साथ ही साथ भारत यूएई का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। तो यह भी याद रखना है कि यूएई इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इसके साथ ही साथ भारत की जो गैस कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड, और यूएई की एक कंपनी है ADNOC, इन दोनों के बीच में 10 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ कि एलएनजी गैस को आप हमारे यहाँ भेजोगे। तो कितने साल के लिए? 10 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ गेल और UADNOC से। ठीक है, ADNOC यूएई की कंपनी है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि अबू धाबी में, यूएई के 7 एमिरेट्स हैं, उनमें से एक है अबू धाबी, वहाँ पे पहले
हिंदू मंदिर बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, बाप्स मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया, 14 फरवरी को किया। ठीक है, अब किसी मुस्लिम देश में ये पहला मंदिर है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, सहिष्णुता की मिसाल तक दिखाता है, रिलीजियस टॉलरेंस। इसको हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रिलीजियस टॉलरेंस के मामले में अशोका के पिलर में रॉक एडिक्ट में बात की गई है, तो अशोका के रॉक एडिक्ट 7 और 12 में बात की गई है। मैंने लूसेंट की जो क्लास ली थी ऑनलाइन, मतलब गूगल मीट के थ्रू, उसमें मैंने समझाया भी था कि अशोका की 7 और 12 रॉक एडिक्ट में क्या बात की गई है, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में। ठीक है, बाकी के रॉक एडिक्ट भी मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक बना के याद भी कराए थे। चलिए आगे चलते हैं कि अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बता दीजिए कि अशोका के ऐसे कौन से 2 रॉक एडिक्ट हैं जिनमें साउथ इंडियन किंगडम के बारे में बात की गई है। तो ऐसे ही इंटरलिंक करके आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो कुछ याद आए पढ़ो, तो लिंक कर करके पढ़ना है आपको। ठीक है, अब इस बाप्स मंदिर कहाँ बना है, यूएई में बना है, याद रखना, अबू धाबी में। ठीक है, और इस मंदिर के लिए जमीन कहां से आई, तो यूएई के राष्ट्रपति ने क्या किया, उसको दान में दिया था, और 700 करोड़ रुपए में ये बना है। ठीक है, और 27 एकड़ में बना है। इसमें 402 पिलर हैं। ये छोटे छोटे फैक्ट याद रख लीजिए क्योंकि बहुत न्यूज में था ये। तो 402 एकड़ 402 पिलर 27 एकड़ 700 करोड़। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूएई के 7 एमिरेट्स हैं। ठीक है, 7 एमिरेट्स के प्रतिनिधित्व करने वाले 7 शिखर, ऊंटों की नक्काशी, और वहाँ का जो नेशनल बर्ड है बाज, उनको हिंदू मंदिर, मतलब अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर में मेजबान देश की झलक प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों की झलक उस मंदिर में दिखाई गई है। इसके अलावा इस मंदिर में 7 शिखर हैं, 7 पिलर हैं, जिसमें 7 देवी देवताओं को समर्पित किया गया है, इन 7 पिलरों को। ठीक है, और इस मंदिर में 2 केंद्रीय गुंबद हैं, एक शांति के लिए और एक सद्भाव के लिए। सद्भाव मतलब पीस एंड हार्मनी के लिए। ठीक है, तो हमने कौन कौन से डेटा याद किए, 402 पिलर, 700 करोड़, 27 एकड़, 7 एमिरेट्स, 7 शिखर और 2 गुम्बद। ठीक है, इसके अलावा इस मंदिर के दोनों किनारों पर गंगा और यमुना का पवित्र जल बहता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से इंडिया से बड़े बड़े कंटेनरों में ले जाया गया और वो पवित्र जल दोनों किनारों पे बहता है। इसमें किसी धातु का उपयोग नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखना है। नींव भरने के लिए उड़न राख यानी फ्लाई ऐश, मतलब कोयला को जलाने के बाद जो ऐश बचती है उसे फ्लाई ऐश बोलते हैं, उसका यूज किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, फ्लाई ऐश कहाँ से आती है, तो कोयला को जलाने के बाद जो बचती है, इसको हम रोड बनाने में भी यूज कर सकते हैं, बहुत जगह यूज कर सकते हैं। तो ये याद रखना है, ये यूपी पीसीएस में सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें किसी धातु का उपयोग नहीं किया गया, नींव भरने के लिए फ्लाई ऐश का यूज किया गया है। और खाड़ी देश में सबसे बड़ा मंदिर है, यूएई में बना है, इतना याद रखना, 700 करोड़ में बना है। पिलर कितने हैं ये आप कमेंट करके बताइए, कई बार बता चुका हूं। ठीक है, अब इतना 108 फुट ऊंचा मंदिर है, इससे क्या होगा, सांस्कृतिक एकीकरण होगा। तो देखिए कल्चरल इंटीग्रेशन होगा। कल्चरल इंटीग्रेशन को आप क्या जीएस 1 और 4 में मेंस में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। इस वाले एग्जांपल को, इसको डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है इससे क्वेश्चन आना ही आना है, और 2-3 स्टेटमेंट का आ गया तो आपको एक पता होगा बस यूएई में बना है, तो उससे आपका गलत हो जाएगा। पूरा सुन लेना ध्यान से, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब कतर चलते हैं। कतर के राष्ट्रपति का नाम क्या है, अल थानी। ठीक है, तो कतर के अमीर का नाम क्या है, अल थानी। अब 15 फरवरी को वो वहाँ पहुँचे, कतर पहुँचे मोदी जी, और वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एग्रीमेंट साइन किए होंगे। तो सबसे पहले जब कतर गए तो मोदी जी ने कतर की सरकार की तारीफ की। क्यों, क्योंकि कतर सरकार ने हमारे नौसेना के 8 कर्मियों को रिहा कर दिया था, जिनको कतर के सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि हमारे नौसेना के 8 सिपाही, मतलब नौसेना के 8 कर्मियों को अरेस्ट कर लिया था कतर ने। तो यही पूछा जा सकता है, किस कंट्री ने हमारे नौसेना के सिपाहियों को अरेस्ट किया था, तो कतर ने अरेस्ट किया था। सजा किसने सुनाई थी, कतर ने सुनाई थी। तो ये याद रखना है कि कतर याद रखना है नौसेना से। ठीक है, तो इसकी मोदी जी ने तारीफ की वहाँ पे कतर के अमीर की। और एक और चीज़ कतर के बारे में याद रखिए, कतर भारत का सबसे बड़ा एलजी और एलपीजी आपूर्ति करता है। मतलब हम कतर से सबसे ज़्यादा मंगाते हैं, आपूर्ति करता है मतलब इंपोर्ट करते हैं, क्या, एलएनजी और एलपीजी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एक और चीज़ जान लीजिए कि अब देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। अभी तक पहले हमने यूएई के बारे में पढ़ा, फिर कतर के बारे में पढ़ा, अब दोबारा हम यूएई के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए यूएई के राष्ट्रपति का क्या नाम था, अल मखदूम। उन्होंने अपने से खुद एक किताब लिखी, माई स्टोरी, और वो मोदी जी को भेंट की। तो बस इतना याद रखना है, माई स्टोरी किसकी है, अल मखदूम,
वहाँ के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, मतलब जो कि राष्ट्रपति हैं यूएई के, उनकी है माई स्टोरी। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ाया है, अच्छे से करना है इसे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, अभी मैंने आपको बताया मोदी जी वहाँ गए थे, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी हुआ। कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ। ठीक है, और कई सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, तो सऊदी अरेबिया ने भी पार्टिसिपेट किया, और सऊदी अरेबिया ने गवर्नमेंट टेक पुरस्कार दिया। किसको दिया? भारत को दिया। किस चीज़ के लिए? कि भारत में जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनमें हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई का बहुत अच्छे से यूज किया, इसलिए कौन सा सम्मान दिया? गवर्नमेंट टेक पुरस्कार मिला। याद रखना है ये भी। ठीक है, इसके अलावा एक आई रास्ते, मतलब आई रास्ते क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की एक पहल है, उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, तो आई रास्ते किसकी पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ। तो हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशन की बात हो रही है, और कौन से नंबर का है? 7वें नंबर का। कहाँ पे हुआ? पर्थ में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो पर्थ सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, ये कौन से ओशन में होता है? पैसिफिक ओशन में ओपन होता है कि इंडियन ओशन की तरफ है, या लैंड मतलब बीच में है, मतलब किसी ओशन में ओपन नहीं होता? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब 7वें हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशन समिट ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसमें कई देशों के राष्ट्रपति हेड वगैरह आए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, मतलब टूवर्ड्स स्टेबल एंड परमानेंट इंडियन ओशन। इसकी थीम ये हो गई इंग्लिश में, और हिंदी में ये हो गई। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इसकी थीम याद रखनी है, और जो क्वेश्चन मैंने पर्थ वाला पूछा है वो आपको बताना है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आया है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। स्पेलिंग गलत लिखी है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है। कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल याद रखिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, और भारत की रैंक नीचे खिसक गई है, 8th स्थान नीचे खिसक कितनी हो गई है? 93 हो गई है। ठीक है, 93 हो गई है, याद रखेंगे। और 2022 में कितनी थी? 85। इसका मतलब भारत देश में करप्शन बढ़ा है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, इस समय रैंक कितनी है? 93। तो 3 का ट्रिपल, 3 तरक 9, ऐसे याद रखना कि पहले लोग 1 गुना करप्शन करते थे, अब 3 गुना करप्शन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, और टॉप पे कौन है जहाँ सबसे कम करप्शन होता है? तो अपना डेनमार्क है। इतना याद रखेंगे। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। बस इसमें यही करप्शन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस इंडेक्स में तो बस हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब अगला टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024। क्या? टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024। इसमें बेसिकली ये बात की जाती है कि कौन सा शहर सबसे ज़्यादा, किस शहर में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जिससे वो शहर क्या है? धीमा हो जाता है। जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है तो उसकी वजह से हम क्या है? जाम में खड़े रहते हैं, तो हमें टाइम बहुत लगता है, इसका मतलब वो शहर धीमा हो गया है। तो सबसे धीमा शहर किसको माना जाता है? लंदन को माना जाता है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार। दूसरे नंबर पे डबलिन को, तीसरे पे टोरंटो को, चौथे पे मिलान को। ठीक है, और 5वें पे लीमा को। बट आपको ये सिटी के नाम नहीं याद रखने, केवल लंदन याद रखना है। ये तो मैंने इसलिए बताए हैं। डबलिन सिटी कहाँ पे? आयरलैंड में, इतना पता होना चाहिए। टोरंटो कहाँ है? कनाडा में। मिलान कहाँ है? इटली में। लीमा कहाँ है? पेरू में। पेरू की कैपिटल भी जहाँ तक है लीमा है। ठीक है, तो सिटी के नाम पता होने चाहिए, कौन सा सिटी कहाँ पे है। ये बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन कई बार आ जाता है। हो सकता है आपको लीमा नहीं पता हो, तो पता होना चाहिए था, अब पता लग गया है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूं भारत देश में सबसे धीमा शहर कौन सा है या सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है, तो वो बेंगलुरु है। तो कौन से नंबर पे आता है बेंगलुरु? 6वें नंबर पे, पहले पे है लंदन। ठीक है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। क्लियर? अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। 19th गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर समिट हुआ, मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट का समिट 19वां हुआ। कहाँ पे? युगांडा की कैपिटल कंपाला में। तो युगांडा की कैपिटल आप याद रखोगे कंपाला है, और नेम का समिट हुआ। इसकी थीम क्या है? साझा वैश्विक वृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। मतलब साझा वैश्विक वृद्धि को क्या बोलेंगे? शेयर्ड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या करना? सहयोग को और डीप करना। ठीक है, ये थीम याद रखनी है। और कहाँ हुआ? युगांडा में हुआ। नेम का समिट कौन से नंबर का था? 19वें नंबर का। देखिए, नंबर जरूर याद रखिए। नंबर याद रखने से एग्जाम इजी हो जाता है, क्योंकि नंबर्स का ही गेम है। मतलब फैक्चुअल बहुत पूछा जा रहा है यूपीपीसीएस में, तो नंबर्स नहीं भूलना। अब देखिए, कंपाला घोषणा पत्र की बात हो रही है। कंपाला घोषणा पत्र मतलब कंपाला डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? अभी ऊपर पढ़ा, कंपाला में मीटिंग हुई तो नेम से रिलेटेड है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से। कौन गए? हमारे भारत देश से जयशंकर जी ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, और अब बात करते हैं नेम क्या है। नेम डेवलपिंग कंट्रीज का एक समूह है,
और इसका कोई, इसमें क्या है, कोई परमानेंट चार्टर नहीं है, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। और एक चीज़ याद रखनी है कि नेम सेकंड नंबर की दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के बाद नंबर्स में, ठीक है, सबसे बड़ा समूह है यूएन के बाद सेकंड नंबर का, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। इसमें 120 सदस्य हैं। क्लियर। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। कार्बो वर्डे ने डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त किया। कार्बो वर्डे क्या है, एक कंट्री है और इसने क्या प्राप्त किया है, मलेरिया मुक्त, इसको सर्टिफिकेट मिल गया है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली किसको मलेरिया मुक्त सर्टिफिकेट दिया है, कार्बो वर्डे को दिया है। इससे रिसेंटली मॉरिशस और अल्जीरिया को भी दे चुका है। तो इससे मतलब रिसेंटली कार्बो वर्डे को मिला है और इससे पहले मॉरिशस और अल्जीरिया को भी मिल चुका है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। भारत देश को अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि भारत देश में मलेरिया के केसेस मिलते रहते हैं। ऐसा प्रमाण पाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, 3 वर्षों तक समूचे देश में मलेरिया के कोई केस नहीं मिलने चाहिए। तो इसलिए भारत देश को अभी तक नहीं मिला है। हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो मालदीव को मिल चुका है और श्रीलंका को मिल चुका है। ठीक है, तो अभी कार्बो वर्डे याद रखना है और भारत को नहीं मिला है। और कौन सी डिजीज की बात हो रही है, मलेरिया की बात हो रही है, ये याद रखना। ठीक है, अगले करंट अफेयर में ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है। ब्रिक्स में अभी तक कितने थे, 5, अब कितने ऐड हो गए, 5 और 5 10। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से नए ऐड हुए हैं। इजिप्ट ऐड हुआ है, मिस्र बोलते हैं इसे, इथोपिया ऐड हुआ है, ईरान ऐड हुआ है, सऊदी अरब ऐड हुआ है, संयुक्त राज्य अमीरात यूएई ऐड हुआ है। देखो फिर यूएई आ गया। तो यूएई तो आपको बिल्कुल जो कुछ बताया है इस वीडियो में उसको नोट डाउन कर लेना, गारंटीड एक क्वेश्चन तो पक्का मिलना है उससे। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इथोपिया और ऊपर एक कंट्री हमने कहीं पढ़ा था, इरिशिया। ठीक है, इरिशिया, इन दोनों में से लैंडलॉक कौन सा है, इथोपिया और इरिशिया। मैं नहीं बताऊंगा इसे, आप खुद से सर्च करिए और बताइए कि इथोपिया और इरिशिया में से लैंडलॉक कौन सा है। ठीक है, मतलब समुद्र में किसकी बाउंड्री ओपन नहीं होती है। तो ब्रिक्स में कौन से नए 5 ऐड हुए हैं, ये 5 याद रखने हैं, भूलना नहीं है। अब इन 5 को कब ऐड किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में मीटिंग हुई। जोहान्सबर्ग कहाँ का सिटी है, साउथ अफ्रीका का सिटी है। और कौन से नंबर की मीटिंग हुई, नंबर इंपॉर्टेंट है, 15वें नंबर की ब्रिक्स की मीटिंग हुई और इन 5 कंट्री को शामिल करने के लिए प्रपोजल रखा गया। यहां मैंने एक चीज गलत बोली, 5 नहीं 6 कंट्री को प्रपोजल दिया गया कि आप ब्रिक्स में शामिल होइए। ठीक है ना, और 1 जनवरी को 5 कंट्री शामिल हो गए, ये ऊपर वाले 5 कंट्री। तो एक कौन सा रह गया, ये इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना ने कहा भैया हमें नहीं शामिल होना, तो अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुए। तो अर्जेंटीना में उस समय इलेक्शन हुए थे और नए राष्ट्रपति चुन के आए थे, जेवियर मिलई, ये याद रखना है नाम। इन साहब ने मना कर दिया कि हमें ब्रिक्स में शामिल नहीं होना। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, ब्रिक्स से रिलेटेड है। 15वीं ब्रिक्स की मीटिंग जोहान्सबर्ग में हुई और उसमें ब्रिक्स में 5 कंट्रीज को शामिल किया गया, अर्जेंटीना ने मना कर दिया। और कौन सी तारीख इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी, 1 जनवरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 1 जनवरी भी याद रखना। अब बात करते हैं ब्रिक्स के समूह की। तो ब्रिक्स कब बना था, 2006 में बना था। ओरिजिनल क्या था, BRICS नहीं था। साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा था सितंबर 2010 में, तो ये क्या बन गया, ब्रिक्स, पूरा ब्रिक बन गया। ठीक है ना, तो 2006-2010 याद रखोगे। अब जो 16वीं मीटिंग होनी है वो कहाँ होनी है, कजान शहर में। 15वीं तो साउथ अफ्रीका में हुई थी, 16वीं कहाँ होनी है, रसिया के कजान शहर में। ठीक है, और इसकी थीम क्या है, समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। अब इसको कैसे करेंगे, समान वैश्विक विकास मतलब इक्वल ग्लोबल डेवलपमेंट। समान वैश्विक विकास की इंग्लिश क्या हो गई, इक्वल ग्लोबल डेवलपमेंट। और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद, बहुपक्षवाद मतलब मल्टीलेटरिज्म को मजबूत करना। ठीक है, तो ये इसकी थीम हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कतर इंपॉर्टेंट हो गया। ब्रिक्स में जो 5 कंट्री 1 जनवरी को ऐड हुए हैं, ये डेट भी याद रखनी है आपको। ठीक है, तो हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर कंप्लीट होता है। हमने घटनासार की सीरीज के 10 पार्ट कर लिए हैं और हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है। अभी 2-3 पार्ट और आएंगे जिससे हमारी पूरी घटनासार कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, इस समय कमर कस लीजिए और पढ़ने का वक्त आ गया है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और जितना रिवाइज करेंगे वो आपको काम आएगा। और एक लास्ट मेरा वर्ड है कि पॉलिटी को कोशिश करिए डेली पढ़िए, 1 से 1 घंटे पॉलिटी आप डेली पढ़िए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।